हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक्शन थ्रिलर एडवेंचर मिस्ट्री मूवी द फगेटिव को जो 1993 में आई थी। अगर रेटिंग की बात करें तो इसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और ऑडियंस ने भी इसे बहुत ज्यादा पसंद किया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा बॉलीवुड कहां से चोरी करके अपनी मूवीज बनाता है, वो भी असली मेकर्स को एक भी क्रेडिट दिए बगैर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में ही हमें एक लड़की का खून होते हुए दिखाया जाता है। थोड़ी देर बाद उस घर में पुलिस आ चुकी थी। घर में उस लड़की हेलेन का पति दुखी हालत में बैठा था। फिर ऑफिसर उसे पुलिस स्टेशन चलने कहते हैं। तब हमें उसकी गर्दन पर नाखूनों के निशान दिखाई देते हैं। बाहर मीडिया भी पहुंच गई थी। एंकर के जरिए हमें पता चलता है वो डॉक्टर रिचर्ड किम्बल है। थोड़ी देर पहले रिचर्ड की पत्नी का खून हुआ है और आज रात कुछ घंटों पहले दोनों को एक चिल्ड्रन फंड रेजर पार्टी में देखा गया था। फिर हमें फ्लैशबैक में वो पार्टी दिखाई जाती है। रिचर्ड वहाँ सभी से मिल रहा था। हेलेन लोगों के बीच बोर हो रही थी। रिचर्ड उसके पास ही जा रहा था। तभी वहाँ उसका दोस्त डॉक्टर चार्ल्स आता है। दरअसल डॉक्टर चार्ल्स रिचर्ड की कार लेकर गया था। फिर चार्ल्स रिचर्ड को एक एलेक्स नाम के आदमी से मिलाता है। फिर रिचर्ड जाकर हेलेन को बुड्ढों से बचाता है। कुछ देर बाद रिचर्ड और हेलेन घर जा रहे थे। उन्हें देखकर ही लग रहा था दोनों में बहुत प्यार है। तभी उनके कार के फोन पर हॉस्पिटल से कॉल आता है। हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी आ गई थी, इसीलिए हेलेन घर पर उसका इंतजार करने वाली थी और रिचर्ड वापस हॉस्पिटल जाकर एक ऑपरेशन करता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है। रिचर्ड पुलिस स्टेशन में बैठा था। पुलिस ऑफिसर उससे पूछताछ करते हैं। रिचर्ड की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उसने बताया था घर आने के बाद उसका किसी एक हाथ वाले आदमी के साथ हाथापाई हुई थी। उसका राइट हैंड नकली था, लेकिन उसकी पूछताछ से हमें समझ में आता है पुलिस रिचर्ड पर ही शक कर रही है क्योंकि इसकी उनके पास ठोस वजह है। दरअसल रिचर्ड के घर का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत एडवांस था। कोई भी घर का लॉक तोड़कर अंदर नहीं आया। रिचर्ड के पास एक गन भी थी जो उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए ली थी। बाहर से दूसरे ऑफिसर भी ये पूछताछ सुन रहे थे। सबूतों के मुताबिक वहाँ हर जगह रिचर्ड के उंगलियों के निशान थे, उसकी गन और बुलेट पर भी। साथ ही हेलेन के नाखूनों में उसकी खाल भी मिली है। इस तरफ ऑफिसर रिचर्ड से हेलेन की प्रॉपर्टी के बारे में पूछते हैं क्योंकि हेलेन काफी अमीर परिवार से थी। साथ ही उसकी एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसका नॉमिनी रिचर्ड ही है। ये सब सुनकर वो समझ जाता है पुलिस ऑफिसर उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे, उल्टा उस पर ही शक कर रहे हैं। ये समझते ही रिचर्ड चिल्लाने लगता है क्योंकि एक आदमी ने बेवजह ही उसका सब कुछ छीन लिया और पुलिस ऑफिसर उस खूनी को ढूंढने के बजाय उल्टा उस पर ही शक कर रहे थे। लेकिन ऑफिसर लगातार उससे सवाल करते रहते हैं और बाहर खड़े पुलिस ऑफिसर्स उसे गिरफ्तार करने का ऑर्डर देते हैं। अगले सीन में कोर्ट केस चल रहा था। सभी लोगों ने लगभग मान लिया था रिचर्ड ने ही अपनी पत्नी हेलेन का खून किया है, लेकिन सरकारी वकील के पास एक और सबूत था जिसके बाद ये साबित हो जाएगा। पहले इस केस के ऑफिसर को बुलाया जाता है। उनके मुताबिक घर में घुसने कोई भी लॉक तोड़ा नहीं गया था। इसके साथ ही वहाँ सिर्फ 3 लोगों के फिंगरप्रिंट थे, रिचर्ड, हेलेन और उनकी एक मेड के। इसके साथ ही हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रिचर्ड हॉस्पिटल से वापस आता है। वही ऊपर हेलेन जख्मी हालत में किसी को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वो आदमी कोई भारी चीज हेलेन के सिर पर मार देता है। उस आदमी ने ग्लव पहने थे, इसीलिए पुलिस को वहाँ उसके उंगलियों के निशान नहीं मिले। अब कोर्ट में हेलेन की वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है जो उसने मरने से पहले पुलिस को की थी। वो पुलिस को बता रही थी उसे कोई मारना चाहता है, लेकिन ठीक उसी वक्त रिचर्ड भी ऊपर आ रहा था। तब मरने से पहले हेलेन रिचर्ड का नाम ले लेती है और तभी वो खूनी कॉल कट कर देता है। अब इस रिकॉर्डिंग से कोर्ट रिचर्ड को दोषी करार देती है और जज उसे मौत की सजा सुना देते हैं और रिचर्ड कुछ नहीं कर पाता। अब थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर सजा हुए सभी कैदियों को तैयार करते हैं। उन्हें हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाते हैं। रिचर्ड को छोड़कर बाकी सब क्रिमिनल है। फिर सभी को एक बस से जेल ले जाया जाता है। कुछ समय बाद वो बस जेल से 20 किलोमीटर दूर थी। अब तीनों क्रिमिनल आपस में इशारा करते हैं, लेकिन रिचर्ड को कुछ समझ नहीं आता। तभी उसके सामने बैठा क्रिमिनल अजीब हरकतें करने लगता है। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। सामने बैठा एक ऑफिसर उसके पास जाना चाहता था, लेकिन दूसरा ऑफिसर उसे मना कर रहा था क्योंकि कुछ ही देर में वो जेल पहुंच जाएंगे। लेकिन ऑफिसर नहीं सुनता। तब वो क्रिमिनल अपने मोजे में से टूथब्रश से बना चाकू निकालता है और ऑफिसर के आते ही उसके पेट में मार देता है। तभी दूसरा ऑफिसर उसे शूट कर देता है, लेकिन एक और क्रिमिनल उसकी गन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन हाथापाई में वो गोली बस ड्राइवर को लग जाती है जिससे बस आउट ऑफ कंट्रोल
होकर हाईवे से लुढ़कती हुई नीचे जा गिरती है। बस के रुकने पर वो ऑफिसर उठता है। सभी जख्मी हो चुके थे। वो ऑफिसर भी वही तड़प रहा था जिसे चाकू लगा है। मोटा ऑफिसर रिचर्ड को उसकी मदद करने कहता है क्योंकि वो एक डॉक्टर है। रिचर्ड उससे अपनी हथकड़ी की चाबी मांगता है। ऑफिसर उसे चाबी दे देता है। रिचर्ड हथकड़ी खोलकर चाबी नीचे फेंक देता है जहाँ एक क्रिमिनल पहले से पड़ा था। रिचर्ड उसकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन तभी उन्हें दिखाई देता है बस रेलवे ट्रैक पर है और सामने से ट्रेन आ रही है। ट्रेन को देखते ही ऑफिसर और वो क्रिमिनल अपनी जान बचाकर बाहर कूद जाते हैं लेकिन रिचर्ड पहले उस जख्मी ऑफिसर को बाहर फेंकता है फिर खुद बाहर निकलने की कोशिश करता है। ट्रेन के बस को टक्कर मारने से बस 1 सेकंड पहले रिचर्ड नीचे कूद जाता है लेकिन ब्रेक लगाने और बस से टकराने की वजह से ट्रेन पटरी से उतर जाती है। रिचर्ड भाग रहा था और उसके पीछे ट्रेन आ रही थी। बेड़ियों की वजह से उसे भागने में परेशानी हो रही थी लेकिन वो सही समय पर एक नदी के पुल तक पहुंचकर उसके नीचे छुप जाता है और ट्रेन जाकर पानी में गिर जाती है। अब सब शांत होने के बाद रिचर्ड बाहर निकलता है। वो ऊपर चढ़ ही रहा था तभी उसे कोई हाथ देता है। ये वही क्रिमिनल है जो बस से बाहर भागा था। उसके पास बेड़ियों की चाबी थी। रिचर्ड देखता है उसे फसली में चोट लगी है। अब वो क्रिमिनल रिचर्ड से कहता है वो कहीं भी जाए बस उसके पीछे ना आए। जाने से पहले रिचर्ड उसे सुधरने कहता है फिर वो भी वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद कहानी में स्पेशल एजेंट सैमुअल की एंट्री होती है। वो अपने टीम के साथ आया था। सैमुअल बहुत ही स्मार्ट ऑफिसर है। यहाँ पहले ही लोकल पुलिस तहकीकात कर रही थी। सैमुअल और उसकी टीम उस ऑफिसर के पास जाते हैं जो बस से बाहर कूदा था। वो मीडिया और पुलिस में बयान देता है सभी कैदी मारे गए साथ ही रिचर्ड भी। लेकिन सैमुअल को अभी भी छानबीन करनी थी। ये सुनकर वहाँ के केस इंचार्ज और सैमुअल में बहस हो जाती है। तब सैमुअल दिखाता है उसके पास स्पेशल ऑर्डर है और अब ये केस वो हैंडल करेगा। उस ऑफिसर को लग रहा था इस केस में अब कुछ नहीं बचा क्योंकि सभी कैदी मारे गए। लेकिन तभी सैमुअल के आदमी को रिचर्ड की बेड़ियां मिलती है मतलब रिचर्ड जिंदा है। तब वो ऑफिसर अपना बयान बदलता है। अब सैमुअल यहाँ से चारों तरफ नाकाबंदी लगाने का ऑर्डर देता है क्योंकि इस रास्ते से कोई भी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही भाग सकता है और रिचर्ड 1.5 घंटे से भाग रहा है मतलब वो सिर्फ 6 किलोमीटर तक ही भागा होगा। दूसरी तरफ रिचर्ड को भागते भागते सुबह हो जाती है। सामने उसे गैराज दिखाई देती है। वो चुपचाप जाकर मैकेनिक के कपड़े चुरा लेता है। इस तरफ सैमुअल को पता चलता है 4 किलोमीटर दूर पुलिस को खून के निशान मिले हैं। इसीलिए सैमुअल सभी हॉस्पिटल में रिचर्ड की फोटो भिजवाने कहता है क्योंकि वो जख्मी है और इलाज के लिए वो हॉस्पिटल जरूर जाएगा। तभी पुलिस वालों को वो ऑफिसर मिलता है जिसे रिचर्ड ने बचाया था। वो अभी तक जिंदा था। इस तरफ रिचर्ड चोरी छुपे एक हॉस्पिटल के अंदर आता है फिर एक कमरे में चला जाता है जहाँ पहले से कुछ दवाइयाँ थी। तभी उस हॉस्पिटल में एक लोकल पुलिस ऑफिसर आता है। वहाँ रिचर्ड की फोटो भी पहुँच गई थी। इस तरफ रिचर्ड खुद का ट्रीटमेंट कर रहा था। अब वो जाकर उस कमरे के बाथरूम में रखे कपड़े पहनता है फिर अपनी दाढ़ी शेव करता है फिर पेशेंट का खाना खा लेता है। बाहर निकलने पर वो ऑफिसर भी वही आ रहा था। सामने आते ही वो ऑफिसर रिचर्ड से उसके ही बारे में पूछता है। तब रिचर्ड ऑफिसर से उस क्रिमिनल का हुलिया पूछता है। उसके बताने के बाद रिचर्ड मजाक करता है वो क्रिमिनल उसके ही जैसा दिखता है। जाने से पहले वो ऑफिसर रिचर्ड को उसकी जिप लगाने कहता है। बाहर आते ही वहाँ एक एम्बुलेंस आती है। वो देखता है एम्बुलेंस में वही ऑफिसर है जो थोड़ी देर पहले पुलिस को ट्रेन एक्सीडेंट के पास मिला था। वो रिचर्ड को पहचान लेता है लेकिन उसके कुछ और बोलने से पहले रिचर्ड उसे ऑक्सीजन मास्क पहना देता है और ऑफिसर से कहता है वो अंदर डॉक्टर को बताए इसके पेट में एक छेद है। उसे लाने वाले ऑफिसर कहते हैं सिर्फ चेहरा देखकर उसने इस आदमी की चोट कैसे बता दी। उनके अंदर जाते ही रिचर्ड वो एम्बुलेंस लेकर भाग जाता है। इस तरफ सैमुअल के पास रिचर्ड के केस की सभी डिटेल्स आती है। उसे पता चलता है रिचर्ड पर अपनी ही वाइफ को मारने का इल्जाम है लेकिन वो खुद को बेकसूर बोल रहा है। तब सैमुअल रिचर्ड के वकील का फोन टैप करवाने कहता है। तभी उन्हें पता चलता है घायल ऑफिसर ने रिचर्ड को उस हॉस्पिटल में देखा है और उस हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस भी गायब है। इस तरफ रिचर्ड एम्बुलेंस से कहीं जा रहा था लेकिन थोड़ी देर बाद ही सैमुअल को उस एम्बुलेंस की लोकेशन पता चल जाती है। वो तुरंत ही चॉपर से रिचर्ड को पकड़ने जाता है। थोड़ी देर बाद ही वो रिचर्ड के पीछे था। वहाँ पुलिस की गाड़ियां भी पहुंच जाती है। सामने एक डैम और टनल थी। पुलिस टनल को दूसरी तरफ से ब्लॉक कर देती है। साथ ही पीछे से भी पुलिस आ रही थी इसीलिए रिचर्ड टनल के बीच में ही एम्बुलेंस रोककर उतर जाता है। टनल में रोशनी बहुत कम थी। अब सैमुअल के साथ बाकी सब पुलिस वाले एम्बुलेंस के पास आते हैं लेकिन रिचर्ड वहाँ से गायब हो चुका था। उन्हें समझ नहीं आता वो गायब कहाँ हो गया। तभी सैमुअल को पानी की आवाज आती है। वो देखता है रोड के साइड में पानी जाने की नाली बनी हुई है। वो समझ जाता है रिचर्ड यहीं से भागा है। रिचर्ड उस सीवर से भाग रहा था लेकिन सैमुअल और बाकी ऑफिसर उसके पीछे आ रहे थे। अब टनल के 2 छोर आते हैं। रिचर्ड एक साइड में अपनी जैकेट फेंक कर खुद दूसरी तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद सैमुअल वहाँ पहुँचता है। वो एक साइड में अपने आदमियों को भेजता है और दूसरी साइड खुद जाता है। एक फिसलन वाली जगह रिचर्ड गिरते गिरते बचता है लेकिन उसकी आवाज सैमुअल सुन लेता है लेकिन वहाँ आने पर बैलेंस बिगड़ने पर वो ही गिर जाता है। वो तुरंत
पानी में अपनी गन ढूंढने लगता है, लेकिन उसकी गन रिचर्ड ने उठा ली थी। वो कहता है उसने अपने पत्नी को नहीं मारा, लेकिन सैमुअल को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसका काम बस रिचर्ड को पकड़ना है। तब रिचर्ड उसकी गन लेकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन सैमुअल के पास एक और गन थी। वो रिचर्ड के पीछे जाता है, लेकिन आगे जाने पर रिचर्ड एक डेड एंड पर पहुंच गया था। सामने बस डैम है। तभी उसके पीछे सैमुअल पहुंचता है और गन पॉइंट पर उसे सरेंडर करने कहता है, लेकिन रिचर्ड को पता था अगर वो पकड़ा गया तो कभी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाएगा, और वैसे भी उसे मौत की सजा हो चुकी है, इसीलिए वो नीचे डैम में कूद जाता है। ये देखकर सैमुअल भी हैरान था। तभी वहाँ उसका साथी आता है। उसे लग रहा था रिचर्ड मर गया होगा, इसीलिए उनका काम खत्म हुआ, लेकिन सैमुअल को रिचर्ड की लाश चाहिए। लाश नहीं मिली मतलब वो जिंदा है। अब सैमुअल डैम बंद करवाता है और सर्च टीम को यहाँ की छानबीन करने बुलाता है। दूसरी तरफ रिचर्ड अभी तक जिंदा था। वो तैरता हुआ वहाँ से बहुत दूर आ जाता है, फिर बड़ी मुश्किल से पानी से बाहर निकलता है। इस तरफ डैम बंद हो चुका था और पुलिस वाले रिचर्ड की लाश ढूंढ रहे थे। एक लोकल पुलिस ऑफिसर सैमुअल को ये सब बंद करने कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था इतनी ऊंचाई से गिरकर किसी का भी जिंदा बच पाना नामुमकिन है, लेकिन सैमुअल नहीं मानता। दूसरी तरफ रिचर्ड जंगल में भाग रहा था, लेकिन थक कर वो एक जगह गिर जाता है। अब रात हो चुकी थी, लेकिन सैमुअल ने अपना सर्च ऑपरेशन चालू रखा था। रिचर्ड को सपना आता है कि कैसे उसने उस एक हाथ वाले आदमी के साथ हाथापाई की थी, लेकिन वो बचकर भाग गया था। उसका वकील उस खूनी को ढूंढ नहीं पाया, जिस वजह से उसे सजा हुई। अब किसी भी तरह उसे ही उस एक हाथ वाले आदमी को ढूंढना होगा। तभी वो जागता है क्योंकि सुबह हो चुकी थी। दूसरी तरफ सैमुअल भी हार मानने तैयार नहीं था। अब रिचर्ड कहीं जा रहा था, उसके पास बस थोड़े बहुत पैसे थे, जिससे वो हेयर कलर खरीदता है और एक पब्लिक टॉयलेट में अपने भूरे बालों को काले कर लेता है। बाद में वो पैदल शिकागो की तरफ जा रहा था, तब उसे एक लड़की लिफ्ट देती है। दूसरी तरफ सैमुअल और उसकी टीम को एक लड़की के बारे में पता चलता है, जिसके घर उनका मुजरिम छुपा हुआ है। उनके पास पक्की खबर थी। अब कल सुबह वो सब उस लड़की के घर पर रेड करने वाले थे। अगले दिन पुलिस सादे कपड़े में उस लड़की के घर को घेर लेती है। सैमुअल और उसका एक नया टीम मेंबर शराबी के भेष में उस घर की तरफ जा रहे थे। मौका मिलते ही सभी उस घर में रेड करते हैं। तभी उस लड़की के पास से कोई उठकर भागता है। सैमुअल और बाकी सब उसे अंदर ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी वो आदमी सैमुअल के नए टीम मेंबर को पकड़ लेता है और यहाँ ये पता चलता है ये वही क्रिमिनल है जो रिचर्ड के साथ भागा था। अब वो उस लड़के को गन पॉइंट पर लेकर सैमुअल को धमकी देने लगता है, क्योंकि उसे बस यहाँ से भागना था, लेकिन सैमुअल उससे ज्यादा स्मार्ट था। वो साइड के दरवाजे से आकर उसे शूट कर देता है। उसे मारकर सैमुअल भी खुश नहीं था। उसे किसी की जान लेना पसंद नहीं। थोड़ी देर बाद वो लड़का बाहर बैठा था। वो सैमुअल के डिसीजन से खुश नहीं था, क्योंकि उसका निशाना चूक जाता तो वो क्रिमिनल उसे मार देता, लेकिन सैमुअल उसे अच्छे से समझा देता है वो किसी भी क्रिमिनल के साथ सौदा नहीं करता। दूसरी तरफ रिचर्ड शिकागो पहुंच चुका था। वो एक रेलवे स्टेशन के पास से अपने वकील को फोन करता है। वो रिचर्ड का फोन आने पर काफी हैरान था। रिचर्ड सरवाइव करने उससे कुछ पैसे मांगता है, लेकिन उसका वकील मना कर देता है, और एक वकील होने के नाते वो रिचर्ड को सरेंडर करने बोल रहा था। वो रिचर्ड का पता पूछता है, लेकिन रिचर्ड उसे गलत जगह का नाम बताता है। आपको याद होगा सैमुअल ने रिचर्ड के लॉयर का फोन टेप करवाया था। इसका मतलब सैमुअल सही था, रिचर्ड अभी तक जिंदा है। अब सैमुअल और उसकी टीम रिचर्ड की वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनती है। उस रिकॉर्डिंग में ट्रेन और रेलवे स्टेशन की आवाज आ रही थी। अब ऑडियो को ध्यान से सुनने पर रिचर्ड के पीछे उन्हें उस रेलवे स्टेशन के आने का अनाउंसमेंट सुनाई देता है। सैमुअल की ये क्वालिटी देखकर सभी हैरान थे, और सबसे बड़ी बात तो ये थी वो स्टेशन उनसे बस कुछ ही दूरी पर है। वो सब समझ जाते हैं रिचर्ड शहर वापस आ गया है। सैमुअल ये खबर मीडिया को बताने सख्त मना करता है। अब उसे भी रिचर्ड पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि रिचर्ड ने उसे बहुत परेशान कर रखा है। अगले सीन में रिचर्ड का दोस्त डॉक्टर चार्ल्स अपने टेनिस क्लब से निकलता है। चार्ल्स को हमने मूवी की शुरुआत में उस पार्टी में देखा था। वो रिचर्ड की कार लेकर गया था, लेकिन सिग्नल पर उसकी कार के पास रिचर्ड आ जाता है। उसे देखकर चार्ल्स काफी हैरान था। वो उसे अपने साथ चलने कहता है, लेकिन रिचर्ड को बस थोड़े पैसे चाहिए थे। चार्ल्स अपनी जेब में रखे सारे पैसे उसे दे देता है। दोनों बात कर ही रहे थे, लेकिन चार्ल्स के पीछे पुलिस की कार खड़ी थी और उसका सिग्नल भी खुल गया था, इसीलिए मजबूरन उसे आगे बढ़ना पड़ता है। दूसरी तरफ सैमुअल उन ऑफिसर से बात कर रहा था जिन्होंने रिचर्ड के केस को हैंडल किया था। उनके मुताबिक रिचर्ड ने पैसों के लिए अपनी पत्नी को मारा था, क्योंकि वो बहुत अमीर थी। लेकिन सैमुअल को ये बात हजम नहीं होती, क्योंकि रिचर्ड डॉक्टर था, उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी। सैमुअल उनसे रिचर्ड के केस की फाइल ले लेता है। उस फाइल में उसकी सभी डिटेल्स और जानने वालों की लिस्ट है। दूसरी तरफ रिचर्ड एक माँ बेटे से कमरा किराए पर लेता है। इस तरफ रिचर्ड का केस हैंडल करने वाले ऑफिसर अब रिचर्ड का केस भी सैमुअल को ट्रांसफर कर देते हैं। साथ ही शहर के सभी ऑफिसर्स को भी रिचर्ड की
जानकारी दी जाती है। अब रिचर्ड कुक कंट्री नाम के हॉस्पिटल के पास आता है, फिर छुपता छुपाता हॉस्पिटल के अंदर जाता है। उसके अंदर जाने पर हमें पता चलता है उस हॉस्पिटल में नकली बॉडी पार्ट बनते हैं। वो अंदर जाकर देखता है, उस लैब को देखकर लग रहा था ये हॉस्पिटल ही इस शहर का सबसे बड़ा नकली बॉडी पार्ट का सप्लायर है। देखते ही देखते रिचर्ड हॉस्पिटल के बेसमेंट के बाथरूम के पास पहुंचता है। वहाँ एक हाउसकीपिंग मेंबर मतलब सफाई कर्मचारी अपने कपड़े रखकर नहाने जा रहा था। तब रिचर्ड उसका आईडी कार्ड चुरा लेता है। इस तरफ सैमुअल और उसके आदमी चार्ल्स से पूछताछ करने आते हैं। चार्ल्स और रिचर्ड कॉलेज के समय से दोस्त है। सैमुअल पूछता है वो रिचर्ड से आखिरी बार कब मिला था। चार्ल्स उन्हें बताता है वो रिचर्ड से आज सुबह ही मिला था। उसने रिचर्ड को अपनी जेब में रखे सारे पैसे दे दिए। ये सुनकर सैमुअल काफी हैरान होता है, लेकिन इसके अलावा चार्ल्स उन्हें कुछ नहीं बताता। वो उन्हें साफ साफ बोल देता है वो उनकी कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि उसके मुताबिक रिचर्ड बेकसूर है और वो उसे पकड़ नहीं सकते, क्योंकि रिचर्ड काफी स्मार्ट है, उससे भी ज्यादा स्मार्ट। दूसरी तरफ रिचर्ड पासपोर्ट फोटो खिंचवाता है, फिर सफाई कर्मचारी की यूनिफॉर्म खरीदता है। इस तरफ सैमुअल और उसकी टीम हॉस्पिटल के बाकी स्टाफ और डॉक्टर से पूछताछ करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है रिचर्ड किसी दवाई पर रिसर्च कर रहा था, लेकिन हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर और स्टाफ रिचर्ड को बेकसूर मानते हैं और रिचर्ड ने कभी उनसे मदद मांगी तो वो कभी मना नहीं करेंगे। दूसरी तरफ रिचर्ड नकली राइट हैंड पर रिसर्च कर रहा था। अब मीडिया में भी खबर फैल गई थी कि रिचर्ड भागकर शिकागो वापस आ गया है। इस तरफ सैमुअल सोचता है कहीं रिचर्ड सच में तो बेकसूर नहीं, इसीलिए वो अपने आदमी के साथ उसके घर में तहकीकात करने जाता है। उसका घर काफी लग्जूरियस था। इस तरफ रिचर्ड सो रहा था, लेकिन अभी भी उसे उसी रात के सपने आ रहे थे। लेकिन तभी उसे याद आता है उस आदमी का नकली हाथ कैसा दिखता है, और तभी कार की आवाज से उसकी नींद खुलती है। बाहर देखने पर पता चलता है वहाँ पुलिस पहुँच गई है। पुलिस ने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया था। उसे समझ नहीं आता अब वो क्या करे, क्योंकि वो चारों तरफ से घिर चुका है। लेकिन तब उसे पता चलता है पुलिस उसे नहीं बल्कि उसके मकान मालिक के बेटे को पकड़ने आई है, क्योंकि वो ड्रग बेचता है। वो बाहर ही पकड़ा जाता है। तब जाकर रिचर्ड चैन की सांस लेता है। अब उसी रात रिचर्ड कुक कंट्री हॉस्पिटल की उस लैब में सफाई कर्मचारी बनकर आता है, जहाँ नकली बॉडी पार्ट बनते हैं। रात होने की वजह से वहाँ बस एक ही लड़की थी। अब कैबिन में सफाई करने का नाटक करते हुए रिचर्ड वहाँ के सिस्टम में नकली हैंड के 30 से 35 उम्र के आदमी को सर्च करता है, जिसने पिछली बार अपने हाथ की एडजस्टमेंट उसके पत्नी को मारने के एक दिन बात करवाई हो। लेकिन 21 लोगों के नंबर आते हैं। तब रिचर्ड मॉडल के सेक्शन में हाइब्रिड डालता है, जो उसे एक बुक से पता चला था। तब उसे ऐसे सिर्फ 5 लोग मिलते हैं। रिचर्ड उस लिस्ट की प्रिंट निकाल कर अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ लोकल पुलिस स्टेशन में वो लड़का पुलिस को बता देता है उसके घर रिचर्ड किराए पर रह रहा है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में रिचर्ड का वांटेड का पोस्टर लगा था। इस तरफ हॉस्पिटल में बहुत सारे बच्चों को लाया जाता है, क्योंकि उनके बस का एक्सीडेंट हो गया था। वह डॉक्टर एन सबका ख्याल रख रही थी। बाहर जाने का रास्ता लोगों ने ब्लॉक कर रखा था, इसीलिए रिचर्ड वही खड़ा हो जाता है। उसे दिखाई देता है एक बच्चे की हालत काफी खराब है। उसे एक डॉक्टर देखने आता है, लेकिन उसका एक्सरा देखकर भी गलत डिटेल लिख देता है। तभी डॉक्टर एन उससे मदद मांगती है। वो रिचर्ड से उस बच्चे को आईसीयू में ले जाने कहती है। उसे ले जाते रिचर्ड उस बच्चे का एक्सरे देखता है। तब उसे एन देख लेती है। लिफ्ट में जाने पर रिचर्ड उस बच्चे से बात करता है और उसके ट्रीटमेंट की डिटेल बदल देता है। फिर उसे आईसीयू की जगह सीधा ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। उसके ऑपरेशन थिएटर में जाते ही रिचर्ड को रिलीफ मिलता है, क्योंकि उसने अपना काम कर दिया था। वही दूसरी तरफ सैमुअल उस घर में पहुंचता है जहां रिचर्ड रह रहा था। वहां उसे वो नकली आईडी मिलती है जो उसने बनाई थी। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर एन उस लड़के के बारे में पूछती है जिसे उसने रिचर्ड के हाथों आईसीयू में भिजवाया था, लेकिन उस बच्चे को आईसीयू में लाया ही नहीं गया। थोड़ी देर बाद रिचर्ड हॉस्पिटल से जा रहा था, तभी उसके पास एन आकर पूछती है वो उस लड़के का एक्सरे क्यों देख रहा था। रिचर्ड बहाने बनाने लगता है, लेकिन एन को उस पर शक हो जाता है, इसीलिए वो उसकी नकली आईडी लेकर पुलिस को बताने भागती है। लेकिन रिचर्ड हॉस्पिटल से भाग जाता है। अगले दिन सुबह सैमुअल एन से पूछताछ कर रहा था। एन ने पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन रिचर्ड भाग गया था। फिर सैमुअल उससे पूछता है वो बच्चा कैसा है। एन उसे बताती है रिचर्ड ने उस बच्चे को बचा लिया। ये सुनकर सैमुअल काफी सरप्राइज होता है। फिर एन वहाँ से चली जाती है। तब सैमुअल का साथी आता है। दरअसल इस हॉस्पिटल में हर जगह पुलिस है। उसे समझ नहीं आ रहा था फिर रिचर्ड यहाँ क्यों आया था और उसने उस बच्चे की मदद क्यों की। तभी उनके पास से एक हाथ वाला आदमी गुजरता है। दोनों उसके पीछे जाते हैं। वो हॉस्पिटल के प्रोस्थेटिक डिपार्टमेंट में जाता है। तब उन्हें समझ में आता है रिचर्ड यहाँ एक हाथ वाले आदमी का पता लगाने आया होगा। वही बाहर रिचर्ड एक हाथ वाले उन 5 लोगों को अलग अलग बहानों से कॉल करता है। तब उसे एक आदमी के बारे में पता चलता है जो लूटपाट के इल्जाम में अभी जेल में बंद है। वो सामने वाले से उस जेल का नाम पूछता है। इस तरफ हॉस्पिटल में सैमुअल की टीम सिस्टम में एक हाथ वाले आदमी की डिटेल डालती है, लेकिन उनके पास उतनी डिटेल नहीं थी जितनी रिचर्ड के पास थी। इसीलिए उन्हें 47 लोगों का पता चलता है
है। तब सैमुअल उन 47 लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड पता लगाने कहता है। कुछ देर बाद रिचर्ड उस जेल में आता है जहाँ वो एक हाथ वाला आदमी बंद है, लेकिन सैमुअल और उसकी टीम भी जेल में उस एक हाथ वाले आदमी से मिलने आती है, क्योंकि उन 47 लोगों में से सिर्फ ये आदमी ही क्रिमिनल है। हो सकता है इसी आदमी ने रिचर्ड की पत्नी को मारा हो। वो जेल में बंद था, शायद इसीलिए रिचर्ड के लॉयर को उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। वही नीचे सैमुअल और उसकी टीम लिफ्ट का वेट कर रहे थे, लेकिन लिफ्ट को काफी टाइम था, इसीलिए सैमुअल सीढ़ियों से ही ऊपर जाता है। इस तरफ रिचर्ड उस आदमी से मिलने तैयार था, लेकिन यहाँ उसे निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि ये कोई और आदमी था। रिचर्ड उससे माफी मांग कर वहाँ से चला जाता है। एक ऑफिसर को उस पर शक भी होता है, लेकिन वो उसे नहीं रोकता। अब रिचर्ड सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और दूसरी सीढ़ियों से सैमुअल ऊपर आ रहा था, तभी उसे रिचर्ड झलकता है। पहले सैमुअल उसे इग्नोर करता है, लेकिन फिर वापस आकर उसे देखता है। ऊपर से आवाज देते ही रिचर्ड पलट जाता है। अब सैमुअल को देखते ही वो नीचे भाग रहा था और सैमुअल उसका पीछा कर रहा था। वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचता है, लेकिन उसके साथ सैमुअल भी नीचे आ चुका था। रिचर्ड गेट की सिक्योरिटी से कहता है सैमुअल एक क्रिमिनल है और उसके पास गन भी है। तब वहाँ की सिक्योरिटी सैमुअल को पकड़ लेती है और रिचर्ड बाहर भाग रहा था, लेकिन तभी वहाँ सैमुअल के आदमी आ जाते हैं। वो तुरंत जेल के गेट को बंद करवाते हैं, लेकिन रिचर्ड सही समय पर बाहर निकल जाता है। सैमुअल उस पर शूट करता है, लेकिन लकीली वो गेट बुलेट प्रूफ था। रिचर्ड गेट के बीच अटका अपना पैर निकालकर बाहर भाग जाता है और सैमुअल अंदर ही फंस जाता है। बाहर रिचर्ड भाग रहा था। गेट खुलते ही सैमुअल बाहर जाता है और उसके आदमी छत से भी रिचर्ड पर नजर रख रहे थे, लेकिन आज सेंट पैट्रिक डे था। सेंट पैट्रिक डे के दिन अमेरिका और आयरलैंड में रैली निकलती है। रिचर्ड उस रैली में गायब हो जाता है। एक समय तो सैमुअल उसके बिल्कुल पीछे था, लेकिन रिचर्ड चालाकी से अपना कोट उतारकर फेंक देता है, फिर वहाँ से गायब हो जाता है। अगले सीन में मीडिया सैमुअल से सवाल कर रही थी, क्योंकि पुलिस का इतना बंदोबस्त होने के बाद भी रिचर्ड हॉस्पिटल और जेल में घुसा और इतनी पुलिस होते हुए भी वहाँ से आसानी से भाग गया। उसके केस के ऑफिसर अभी भी उसे अपनी पत्नी का खूनी मान रहे थे, क्योंकि कोर्ट में उसका गुनाह साबित हुआ है। लेकिन अब लोगों को लगने लगा था अगर रिचर्ड सच में खूनी होता तो अपनी जान खतरे में डालकर वापस शिकागो क्यों आता। लेकिन सैमुअल किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। अब रिचर्ड फिर से अपने कपड़े बदलकर दूसरे एक हाथ वाले आदमी को कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। इसलिए रिचर्ड उसके घर के पास जाता है, लेकिन उसे दिखाई देता है वहाँ पहले से एक पुलिस वाला उसके घर पर नजर रख रहा है, जिसे सैमुअल ने भेजा होगा। इसीलिए रिचर्ड चुपके से उसके घर की खिड़की तोड़कर अंदर जाता है। घर के अंदर जाने पर उसे उस आदमी की फोटो दिखाई देती है। वो पहले पुलिस ऑफिसर था। रिचर्ड को याद आता है ये वही आदमी है। इस आदमी ने ही उसकी पत्नी हैना का खून किया है, मतलब उसने असली कातिल को ढूंढ लिया। घर चेक करने पर उसे एक नकली हाथ भी मिलता है, जो शायद उस रात इस आदमी ने पहना होगा। थोड़ी और छानबीन करने पर उसे कुछ फोटोज मिलती है। उनमें से एक फोटो में मौजूद आदमी रिचर्ड को जाना पहचाना लगता है। उसे याद आता है वो एलेक्स नाम का आदमी है, जिससे उस पार्टी में चार्ल्स ने उसे मिलाया था। वहाँ एक फार्मा कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट भी थे। रिचर्ड को याद आता है ये वही कंपनी है जिसने उस दिन वो पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। उसे ये भी याद आता है उस रात उसने जिस मरीज की सर्जरी की थी उसका लिवर एक दवा की वजह से पूरा डैमेज हो गया था, और ये दवा और कोई नहीं बल्कि एलेक्स की कंपनी डेल्विन मैकग्रेगर ही बनाती है। दूसरी तरफ सैमुअल की टीम भी परेशान हो रही थी, क्योंकि रिचर्ड के जेल के सीसीटीवी फुटेज और उसकी फोटो अखबार में छपी थी। तभी सैमुअल को रिचर्ड का कॉल आता है। उन्हें लगता है ये एक प्रैंक कॉल होगा, लेकिन ये कॉल सच में रिचर्ड ने ही किया था। सभी अलर्ट हो जाते हैं और उसका कॉल ट्रेस करने लगते हैं। रिचर्ड उसे टनल में हुई उनकी मुलाकात याद दिलाता है, फिर उसे बताता है जैसा उसने कहा था उसने अपनी पत्नी को नहीं मारा। अब उसके पास इस बात का बहुत बड़ा सबूत है। फिर रिचर्ड फोन रख देता है, लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करता, फिर वहाँ से चला जाता है। इस तरफ उन लोगों ने कॉल की लोकेशन ट्रेस कर ली थी। रिचर्ड के भागने से पहले ही वहाँ पुलिस पहुँच गई थी। वो किसी तरह पुलिस से छुपकर वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद सैमुअल और उसकी टीम उस घर को चेक कर रही थी। वहाँ उन्हें वो नकली हाथ भी मिलता है। वो लोग वहाँ के फिंगरप्रिंट कलेक्ट कर रहे थे। उन्हें पता चलता है ये घर साइक्स नाम के एक एक्स पुलिसमैन का है। वहाँ हर जगह रिचर्ड के फिंगरप्रिंट थे, लेकिन एक डेस्क और कुछ फोटोज को रिचर्ड ने चेक किया था। तभी वहाँ वो एक हाथ वाला आदमी साइक्स आता है। अंदर आने पर सैमुअल उसे बताता है आज सुबह रिचर्ड ने उन्हें यहाँ से कॉल किया था, लेकिन साइक्स किसी भी रिचर्ड को पहचानने से मना कर देता है। लेकिन फोटोज दिखाने पर वो रिचर्ड को पहचानता है, क्योंकि उसकी न्यूज हर न्यूज चैनल पर आ रही है। उससे बात करने पर पता चलता है वो एक फार्मा कंपनी के सभी बड़े ऑफिसर की सिक्योरिटी देखता है, यही उसका बिजनेस है। सैमुअल उससे उन फोटोज के बारे में पूछता है जिन्हें रिचर्ड ने देखी थी। साइक्स बताता है कंपनी ने कुछ बड़े डॉक्टर्स को टूर पर भेजा था, ये वही की फोटोज है। उससे बात करने के बाद सैमुअल को साइक्स पर शक हो गया था, इसीलिए वो अपने आदमियों को उस पर नजर रखने कहता है। फिर एक होटल में चार्ल्स कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रहा
था वहाँ उसे रिचर्ड का कॉल आता है। वो बताता है उसने हेलेन के खूनियों को ढूंढ लिया। दरअसल उस रात वो लोग रिचर्ड को मारना चाहते थे लेकिन वो घर पर नहीं था, इसीलिए हेलेन मारी गई। चार्ल्स के पूछने पर वो बताता है हेलेन को डेल्विन मैकग्रेगर कंपनी और एलेक्स ने मरवाया है, जिससे वो उस रात पार्टी में मिला था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था रिचर्ड को उनकी दवाई से लीवर डैमेज होने वाली बात पता चल गई है। लेकिन चार्ल्स उसे यहाँ एक शॉकिंग न्यूज देता है। दरअसल एलेक्स कार एक्सीडेंट में मर चुका है। ये सुनकर रिचर्ड को थोड़ा शॉक लगता है, लेकिन फिर भी उसे उस दवाई की असलियत साबित करनी है, जिसके लिए उसे हॉस्पिटल में जाकर कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी। इसीलिए रिचर्ड चार्ल्स को हॉस्पिटल में फोन करके बोलने कहता है उसे जो भी मदद चाहिए उसे मिल जाए। बाहर आते ही उसे सैमुअल मिलता है। वो चार्ल्स को साइक्स की फोटो दिखाता है, लेकिन चार्ल्स उसे नहीं पहचानता और ना ही उसके साथ दिख रहे आदमी को। यहाँ एक कॉन्फ्रेंस में चार्ल्स किसी दवाई के बारे में बताने वाला है। दूसरी तरफ रिचर्ड हॉस्पिटल पहुँचता है। इस तरफ सैमुअल और उसकी टीम को समझ नहीं आ रहा था अब रिचर्ड आगे क्या करने वाला है। तभी उन्हें पता चलता है साइक्स के साथ फोटो में जो आदमी है उसकी टी शर्ट पर उसी हॉस्पिटल का नाम है जहाँ चार्ल्स और रिचर्ड काम करते हैं। वो तुरंत अपने आदमियों को हॉस्पिटल भिजवाता है और रिचर्ड भी अभी हॉस्पिटल ही गया है। सैमुअल ने डेल्विन मैकग्रेगर कंपनी के बारे में भी पता करवाया था। उस कंपनी ने पिछले साल $3,500 का सेल किया था, मतलब ये कंपनी बहुत बड़ी है। इस तरफ साइक्स को किसी का कॉल आता है। दूसरी तरफ रिचर्ड हॉस्पिटल के रिकॉर्ड रूम में जाता है। सब उसे वहाँ पहले से जानते थे। वहाँ से रिचर्ड कुछ पेशेंट्स के सैंपल लेता है जो उसने कुछ महीने पहले उस दवाई के रिजल्ट के रूप में भेजे थे। दूसरी तरफ साइक्स अपनी गन लेता है। तभी उसके घर के बाहर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है जो उसने खुद बुलाई थी। उन गाड़ियों से वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। साइक्स पर नजर रख रहे पुलिस ऑफिसर को समझ नहीं आता आखिर हो क्या रहा है। इसी बीच साइक्स चुपके से पुलिस को पता चले बिना घर से निकल जाता है। वही हॉस्पिटल में सैमुअल के ऑफिसर आकर फोटो में दिख रहे आदमी एलेक्स के बारे में पूछते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है वो मर चुका है। वही हॉस्पिटल में रिचर्ड पैथोलॉजी लैब में आता है। वो लड़की शुरुआत से ही रिचर्ड को बेकसूर मानती है। वो रिचर्ड को वहाँ देखकर बहुत खुश होती है। अब उन सैंपल को देखने के बाद उन्हें पता चलता है सैंपल वो है ही नहीं जो रिचर्ड ने भेजे थे, बल्कि ये सब हेल्दी सैंपल अलग अलग लोगों के नहीं बल्कि एक ही आदमी के हैं। मतलब रिचर्ड के भेजे सैंपल कोई बदल देता था। अब रिचर्ड को उस कंपनी से बदला लेना था। उसे फिलहाल सिर्फ एलेक्स पर शक था जो मर चुका है। लेकिन वो लड़की बताती है उन रिपोर्ट के मुताबिक जिस दिन एलेक्स की मौत हुई थी उसने आधी से ज्यादा रिपोर्ट उस दिन ही बनाई थी। मतलब उसके ऊपर भी कोई था जो उस पर रिपोर्ट बनाने प्रेशर डाल रहा था। तब रिचर्ड को समझ में आ जाता है वो कौन है जिसने उसके सैंपल बदलवाए और हेलेन और एलेक्स का खून करवाया। लेकिन हॉस्पिटल में साइक्स भी पहुंच चुका था। उसे किसने बताया रिचर्ड यहाँ आने वाला है, ये हमें कुछ देर में पता चल जाएगा। हॉस्पिटल में सैमुअल के ऑफिसर उस रिकॉर्ड रूम में पहुंचते हैं, लेकिन वो आदमी रिचर्ड को पहचानने से मना कर देता है। वहाँ साइक्स भी पहुंच गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सब कुछ बता देता है। वो ऑफिसर सैमुअल को फोन करके बताता है रिचर्ड की मदद करने का ऑर्डर हॉस्पिटल को चार्ल्स ने दिया था। वही हॉस्पिटल के बाहर साइक्स किसी को कॉल करके बता रहा था उसे रिचर्ड नहीं मिला, वरना वो उसे मार देता। लेकिन तभी उसे रिचर्ड बाहर आते हुए दिखाई देता है। अब साइक्स रिचर्ड का पीछा करता है। दूसरी तरफ सैमुअल को पता चलता है एलेक्स को कोई अनजान कार टक्कर मारकर भाग गई थी। एलेक्स उस हॉस्पिटल का पैथोलॉजिस्ट हेड था। एक ऑफिसर सैमुअल को बताता है साइक्स ने कहा था वो रिचर्ड को नहीं जानता और ना ही उसकी कभी रिचर्ड से बात हुई है। लेकिन उसके फोन रिकॉर्ड से उन्हें पता चला साइक्स को एक बार रिचर्ड ने फोन किया था। मर्डर वाले दिन शाम को 7 बजे रिचर्ड के कार के फोन से साइक्स को कॉल किया गया था। सैमुअल तुरंत साइक्स को यहाँ बुलाने कहता है, लेकिन उन्हें पता चलता है साइक्स अपने घर से भाग गया है। इस तरफ रिचर्ड मेट्रो से कहीं जा रहा था। उसके सामने बैठा आदमी पेपर पढ़ रहा था जिसके फ्रंट पेज पर रिचर्ड की ही फोटो छपी थी। वो रिचर्ड को देखते ही पहचान लेता है और उठकर दूसरे डिब्बे में जाने लगता है जहाँ एक पुलिस ऑफिसर पहले से मौजूद है। रिचर्ड वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन तभी उसके सामने साइक्स आ जाता है। वो भी इसी डिब्बे में था। दूसरे डिब्बे से पुलिस ऑफिसर तुरंत बैकअप को अगले स्टेशन पर बुलवाता है। अब साइक्स गन पॉइंट पर रिचर्ड को दरवाजे के पास चलने कहता है ताकि प्लेटफॉर्म पर उतरकर वो उसे मार सके। लेकिन तभी वो ऑफिसर वहाँ आ जाता है, लेकिन साइक्स तुरंत ही उसे शूट कर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर रिचर्ड ट्रेन की चेन खींच लेता है। इमरजेंसी ब्रेक लगने से साइक्स का बैलेंस बिगड़ता है और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार रिचर्ड उसे ओवरपावर करके उसकी गन छीन लेता है। रिचर्ड जाकर उस ऑफिसर को देखता है, लेकिन वो मर चुका था। अब रिचर्ड उस ऑफिसर की हथकड़ी लेकर साइक्स को ट्रेन में बांध देता है, फिर ट्रेन से निकलकर भाग जाता है। इस तरफ सैमुअल को रिचर्ड की खबर मिलती है। अब सभी पुलिस फोर्स रिचर्ड को ही ढूंढ रही थी। इस तरफ रिचर्ड गन डस्टबिन में फेंक देता है। कार में सैमुअल को पता चलता है ट्रेन में एक ऑफिसर की लाश मिली है। अब लोकल पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं। इस तरफ रिचर्ड उस होटल में आता है जहाँ चार्ल्स किसी दवाई पर प्रेजेंटेशन देने वाला था।
लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ पुलिस भी पहुंच जाती है। सैमुअल को पता चलता है रिचर्ड उस होटल में गया है, वो भी तुरंत उस होटल की तरफ जा रहा था। वहाँ पहुंचने पर सैमुअल को पता चलता है ट्रेन में ऑफिसर की लाश के पास साइक्स भी मिला है। अभी बताया नहीं जा सकता उस ऑफिसर को किसने मारा है, लेकिन होटल के दरवाजे पर पहले से लोकल पुलिस खड़ी थी। वो लोग सैमुअल को अंदर नहीं जाने देते क्योंकि उन्हें लग रहा था रिचर्ड ने उनके एक ऑफिसर को मारा है, लेकिन सैमुअल उनकी एक नहीं सुनता और अपने आदमियों के साथ अंदर जाता है। दूसरी तरफ रिचर्ड उस कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचता है जहां चार्ल्स किसी दवाई पर प्रेजेंटेशन दे रहा था। यहाँ पता चलता है चार्ल्स डेल्विन मैकग्रेगर कंपनी की उसी दवाई की तारीफ कर रहा है जिससे लोगों के लीवर डैमेज हो रहे थे। डेल्विन मैकग्रेगर कंपनी ने चार्ल्स और एलेक्स को उस दवाई की रिसर्च के लिए रखा था, लेकिन उस दवाई के बारे में रिचर्ड को पता चल गया था। इसका मतलब इन सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि चार्ल्स का ही हाथ है। उसने ही हेलेन और एलेक्स को मरवाया था। उसने ही साइक्स को रिचर्ड को मारने हॉस्पिटल भेजा था क्योंकि सिर्फ उसी को पता था उस समय रिचर्ड हॉस्पिटल में होगा। आपको याद हो तो पार्टी के दिन शाम को 7 बजे रिचर्ड के कार के फोन से साइक्स को कॉल किया गया था। उस समय चार्ल्स ही रिचर्ड की कार लेकर गया था। पार्टी में उसने रिचर्ड को उसके कार की चाबी वापस की थी। अब जैसे ही रिचर्ड उसके सामने जाने लगता है चार्ल्स की जबान लड़खड़ाने लगती है। रिचर्ड को वहाँ देखकर वहाँ मौजूद लोग भी हैरान हो रहे थे। चार्ल्स के सामने आकर रिचर्ड उससे कहता है वो सब कुछ जान गया है, उसके पास सबूत भी है। चार्ल्स रिचर्ड को कहीं और चलकर बात करने कहता है, लेकिन जाने से पहले रिचर्ड सबको बता देता है चार्ल्स ने ही उसके भेजे सैंपल और पैथोलॉजी रिपोर्ट बदली थी। एलेक्स और हेलेन को भी उसी ने मरवाया है। एलेक्स को मरवाने से चार्ल्स उस दवाई का हेड बन गया। जाने से पहले रिचर्ड वहाँ मौजूद सभी इन्वेस्टर को बता देता है इस दवाई को अप्रूव करवाने चार्ल्स ने गलत रिपोर्ट बनवाई ताकि डेल्विन मैकग्रेगर कंपनी उन सबको वो दवाई बेच सके। ये सुनकर सभी इन्वेस्टर हैरान होते हैं। अब जैसे ही रिचर्ड चार्ल्स के कमरे में पहुंचता है चार्ल्स उस पर हमला कर देता है। यहाँ दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। वो लड़ते लड़ते छत पर आ जाते हैं क्योंकि वो कमरा छत पर ही था। नीचे सैमुअल को पता चलता है रिचर्ड और चार्ल्स छत पर लड़ रहे हैं। छत पर रिचर्ड और चार्ल्स लड़ रहे थे। रिचर्ड उस पर भारी पड़ रहा था, लेकिन वहाँ पुलिस का चॉपर भी आ गया था। वो रिचर्ड को रुकने बोल रहे थे, लेकिन वो चार्ल्स के पीछे जाता है। कुछ देर बाद सैमुअल भी वहाँ पहुँचता है। रिचर्ड चार्ल्स को ढूंढ ही रहा था, तभी पुलिस का चॉपर उस पर शूट करता है। सैमुअल तुरंत चॉपर को वहाँ से हटाने कहता है। सैमुअल का ऑफिसर पुलिस को बताता है छत पर सैमुअल भी मौजूद है, तब जाकर वो चॉपर वहाँ से हटता है। रिचर्ड के थोड़ा आगे जाते ही चार्ल्स फिर उस पर हमला करता है, लेकिन तब दोनों लड़ते लड़ते एक कांच की छत पर आ जाते हैं। कुछ ही देर में वो छत टूट जाती है और दोनों नीचे गिरते हैं। चार्ल्स लिफ्ट के अंदर गिरता है और रिचर्ड ऊपर। तभी वहाँ सैमुअल आता है, लेकिन लिफ्ट नीचे चली जाती है। कुछ देर बाद चार्ल्स लिफ्ट रोककर उतर जाता है। सैमुअल को पता चलता है लिफ्ट कौन से फ्लोर पर रुकी है, वो भी वही जा रहा था। कुछ देर बाद लिफ्ट बंद होने वाली थी, तब रिचर्ड लिफ्ट से बाहर आता है। वो एक लॉन्ड्री एरिया था। कुछ देर बाद सैमुअल और उसकी टीम भी वहाँ पहुँचती है। वो सभी एम्प्लॉय को वहाँ से निकालते हैं और सैमुअल अपने एक ऑफिसर के साथ उन्हें ढूंढने जाता है। अब यहाँ थोड़ी देर कैट एंड माउस का खेल चलता है। सब एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। तब सैमुअल आवाज देकर रिचर्ड को बताता है उसका यहाँ से भागना नामुमकिन है। पुलिस ने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर रखा है। लोकल पुलिस उसे देखते ही गोली मार देगी, इसीलिए वो खुद को सैमुअल के हवाले कर दे क्योंकि सैमुअल समझ चुका है रिचर्ड बेगुनाह है और इन सब के पीछे डॉक्टर चार्ल्स है। उनकी ये सब बातें चार्ल्स भी सुन रहा था। उसे पता चल गया था मर्डर की रात चार्ल्स ने रिचर्ड की कार उधार ली थी। उसने ही रिचर्ड के कार के फोन से एक हाथ वाले आदमी मतलब साइक्स को फोन किया था। उसके कार में ही उसके घर की चाबियां थी। उसने चुपके से साइक्स को उसके घर में छुपा दिया था, इसीलिए घर का कोई भी लॉक तोड़ा नहीं गया। लेकिन इस बीच चार्ल्स एक लोहे से सैमुअल के आदमी को मारकर बेहोश कर देता है और उसकी गन ले लेता है। सैमुअल लगातार रिचर्ड को सरेंडर करने बोल रहा था क्योंकि अब वो उसकी बेगुनाही साबित करेगा। कुछ ही देर बाद रिचर्ड चार्ल्स को देखता है। चार्ल्स सैमुअल को पीछे से गोली मारने ही वाला था, लेकिन तभी रिचर्ड एक रॉड मारकर उसे बेहोश कर देता है। सैमुअल देखता है रिचर्ड ने उसकी जान बचाई है। सैमुअल उसे दिलासा देता है उसे सब पता चल गया है, अब वो उसकी बेगुनाही साबित करेगा, लेकिन इसके लिए रिचर्ड को सरेंडर करना होगा। तब रिचर्ड उसकी बात मान लेता है। वहीं बाहर मीडिया वाले लगातार पुलिस से सवाल कर रहे थे क्योंकि रिचर्ड ने एक हाथ वाले आदमी को पकड़वाया है जिसे वो असली खूनी बता रहा है। अब मीडिया को भी लगने लगा था रिचर्ड बेकसूर है और पुलिस से गलती हुई है। तभी पुलिस ऑफिसर साइक्स को पकड़कर लाते हैं। फिर सैमुअल के आदमी को बाहर लाया जाता है। वो थोड़ा जख्मी हो चुका है लेकिन ठीक है। तभी सैमुअल रिचर्ड को बाहर लेकर आता है। अब मीडिया वाले उल्टा पुलिस से सवाल कर रहे थे कि रिचर्ड की पत्नी का कातिल कौन है। मतलब एक तरह से रिचर्ड ने अपनी बेगुनाही साबित कर दी, लेकिन अब भी उसे कोर्ट में ये साबित करना होगा जिसमें सैमुअल उसकी मदद करेगा। कार में बैठते ही सैमुअल उसकी हथकड़ी खोल देता है और अब दोनों दोस्त बन जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी भी यही एंड होती है।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।